अब तक क्रिस और केविन चैलेंज के लिए रेडी होते हैं, जहां क्रिस अपने अपोनेंट को काफी इजीली डिफीट करता है। वहीं केविन एक्सपेक्ट कर रहा था एक 6 स्टार ऑरा नाइट की आने का, बट असल में केविन से लड़ने के लिए एक 4 स्टार ऑरा वाला नाइट आया, जिसे केविन ने काफी ब्रूटली हेवनली डीमन सॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर खत्म कर दिया। ये बात फोर्ड को बर्दाश्त नहीं होती और वो ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगाते हुए रोमन और उनकी सेना पर हमला कर देता है। इन सब के बाद रोमन कहाँ रुकने वाला था, वो भी आगे जाता है और एक एक कर फोर्ड के सारे सोल्जर्स को खत्म करने लगता है। रोमन को एक तरफा खून खराबा करते देख फोर्ड समझ चुका था कि अब उनका जीतना काफी मुश्किल है, बट तभी वहाँ पर साइफर आता है। साइफर जो कि एक 8 सर्कल मेज था, वो रोमन को टक्कर देने की कोशिश करता है, बट वो रोमन के सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी साइफर एक ऐसा मैजिक कास्ट करता है जिसे कि उसने किसी और के लिए बचा के रखा था। इस मैजिक की वजह से रोमन और साइफर ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। क्रिस जब ये देखता है तो वो सोल्जर्स की कमांड अपने हाथ में लेता है और बिना रोमन के ही लड़ने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। दिमित्री और फोर्ड के सोल्जर्स के बीच एक बड़ी जंग छिड़ जाती है, बट तभी आसमान से आवाज आती है, मैंने तुम सबसे कहा था कि अपनी हद में रहना, पर तुम लोग नहीं समझे। और इसी के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे हम देखते हैं एक लड़की को, और ये वही लड़की है जिसने दिमित्रिस के टेरिटरी को तब बचाया था जब रोमन वहाँ पर नहीं था। वो कहती है, मैंने तुम सभी को चेतावनी दी थी, पर तुम लोग समझे नहीं। अंत में तुम सभी ने अंधेरे को चुना। तुम लोगों को कभी भी इस कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। डिवाइन के नाम पर मैं तुम सभी को तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगी। वो एक मैजिक कास्ट करती है जिसकी वजह से केविन और बाकी के सोल्जर्स हील होने लगते हैं। क्रिस सोचता है, मेरी बॉडी हील हो रही, क्या ये होली पावर है? ये पवित्र शक्ति आखिरकार हमें क्यों दी जा रही है? वो लड़की लीड करते हुए सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ पड़ती है और एक एक कर वहाँ मौजूद फोर्ड के सभी सोल्जर्स को खत्म करने लगती है। फोर्ड सोचता है, आखिरकार वो लोग आ ही गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जहाँ वो कहता है, सभी लोग वापस चलो, कैसल में वापस चलो, हम वहाँ से डिफेंड करेंगे। बट तभी फोर्ड को एक एरो आके लगता है। हम देखते हैं कि ये एरो फायर करने वाली फ्लोरा थी। फ्लोरा और फिनिक्स सोल्जर्स के साथ मिलकर कैसल पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। फोर्ड सोचता है, हमारा डिफेंसिव बेस आखिरकार ये कब हुआ? उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। फिनिक्स कहता है, फायर रेन। स्पेल कास्ट होते ही आसमान से आग की बारिश होने लगती है। फोर्ड और उसकी सेना के पिछले हिस्से में फिनिक्स और बाकी लोगों ने मिलकर कैसल को कैप्चर कर लिया था। बात की जाए अगर उनके सामने की, तो सामने से दिमित्री और उनकी अलायंस उन्हें चारों तरफ से घेर रही थी। धीरे धीरे फोर्ड यानी कि क्रोनोस की पूरी सेना आइसोलेट हो रही थी। क्रिस कहता, जीत अब हमारी होगी, जितने भी दुश्मन बचे हैं उन सभी को खत्म कर दो। फ्लोरा कहती है, दुश्मनों का कमांडर मारा जा चुका है, बचे हुए दुश्मनों पर तुरंत हमला कर उन्हें खत्म करो। थोड़े समय बाद वो जंग जिसमें हर किसी को लग रहा था कि क्रोनोस जीत जाएगा, वो कुछ इस तरह से खत्म हुआ कि क्रोनोस को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। दिमित्री के सभी सोल्जर्स नारे लगाने लगते हैं अपनी जीत के। वही क्रिस सामने मौजूद लड़की को थैंक्स बोलता है मदद के लिए और पूछता है कि तुम हो कौन? वो लड़की कहती है, असल में इन पहाड़ों के बहुत 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 पीछे एक जगह है, आर्केडिया, इंसानों का इकलौता राष्ट्र, और मैं हूँ इजाबेल, लूना की महारानी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइफर को, जो सोचता है, एक ऐसी जगह जो कि अंधेरे और उसकी ताकतों से भरी पड़ी, यहाँ पर हर चीज मेरी गुलाम है, इवन ये परछाइयां भी, जो कि एक साधारण अनडेड से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर फिर भी आखिरकार मैं वो क्यों हूँ जिसे बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है? साइफर पर ढेर सारे हमले हुए जा रहे थे जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। रोमन कहता है, मुझे अब थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है। साइफर कहता है, आखिर ये ऑरा कैसा है? तुम किस प्रकार के ऑरा का इस्तेमाल कर रहे हो? ये मुमकिन कैसे है? रोमन कहता है, हेवनली डीमन सॉर्ड टेक्निक, डोमिनेंस स्टेप। ये स्टेप 7th स्टेप था जो कि पूरे बैटलफील्ड को डोमिनेट करता है। रोमन कहता है, तो अब ये है तुम्हारा अंत। पर क्या तुम्हें पता है, जंग वन मुरीम में ऐसा एक भी शख्स नहीं था जो मेरे इस हमले को ब्लॉक कर पाया हो। इसीलिए अगर दम है तो इसे ब्लॉक करके दिखाओ। हेवनली डीमन सॉर्ड टेक्निक फाइनल सेक्शन, सेकंड फॉर्म। वहाँ होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट जिसमें कि साइफर के हाथ और पैर कट जाते हैं। जमीन पर रेंगते हुए साइफर सोचता है, यकीन नहीं होता कि मैं एक ऐसी शक्ति के खिलाफ हार गया जो कि डिवाइन तक नहीं है। ये मुमकिन कैसे? रोमन कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? भले ही क्रोनोस के पास यह शक्ति है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर सके, पर फिर भी मैं ये जानना पसंद करूंगा कि आखिरकार उन्होंने इतने समय तक इंतजार क्यों किया। रोमन साइफर के माइंड में झांकने की कोशिश करता है। फैंटम मैजिक टेक्निक जिसने मुरीम तक को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल कर अगर तुम किसी के माइंड में घुस जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि उसके माइंड में झांकते वक्त तुम्हारी आइडेंटिटी खुद गायब हो जाए। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इवन ये टेक्निक रोमन के लिए भी बोझ की तरह है। रोमन सोचता है, मुझे सिर्फ 3 सेकंड्स मिलेंगे, इन 3 सेकंड्स में मुझे वो सारी जानकारी निकालनी होगी। रोमन जब उन 3 सेकंड्स में मिली हुई इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है स्वेन, मिस्टिक और साथ में उसे एक अजीब सा स्टैचू
दिखता है जिसकी सिर्फ एक आंखें थी, जो देख रोमन काफी हैरान होता है। जैसे ही साइफर मरता है उसका ब्लैक मैजिक से बनाया गया वो स्पेस टूट जाता है। स्पेस टूटने की वजह से रोमन को लॉजिकली बैटलफील्ड में पहुंचना चाहिए था जहां पर वो गायब हुआ था, पर असल में वो ढेर सारे माउंटेन्स के बीच में आ गया था। रोमन सोचता है क्या इन कभी ना खत्म होने वाले माउंटेन्स का आखिरी हिस्सा यही जगह है? क्या साइफर की मौत की वजह से डार्क मैजिक से बनाया गया वो स्पेस टूट गया? पर क्यों? आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया? सबसे पहले मुझे दिमित्री में वापस चलना चाहिए। रोमन वहाँ से दिमित्रिस की तरफ बढ़ पड़ता है। दिमित्रिस के इलाके में जहाँ रोमन मिलता है हान से, जहाँ हान कहता है आपको तो इस वक्त बैटलफील्ड में होना चाहिए था। रोमन कहता है कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा, मैं कल ही कायरो के लिए निकल जाऊंगा। रोमन को अब तक ये पता चल चुका था कि बैटलफील्ड में इजाबेल ने दिमित्रिस की कितनी मदद की, इसीलिए वो निर्णय लेता है कि वो इजाबेल से कायरो में ही मिलेगा। पर वहाँ जाने से पहले उसे कुछ चेक करना था। रोमन जाता है दिमित्रिस की लाइब्रेरी में, जहाँ मौजूद सारी किताबों में वो एक किताब को ढूंढता है। पन्नों को पलटते हुए उसे वो चीज मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रहा था, यानी कि मैक्सिमिलियन, एक भटकता हुआ स्वॉर्ड्समैन जो कि सैलामेंडर कॉन्टिनेंट पर आ गया। क्रोनोस एम्परर की नजर उस स्वॉर्ड्समैन पर पड़ी, जहाँ क्रोनोस एम्परर ने उसके स्टेटस को बढ़ाया और उपाधि दी काउंट की। उस स्वॉर्ड्समैन ने अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस एम्पायर की सेवा की और जब वो मर गया तो शांतिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया गया। शैडोज के इतिहास में तो यही सब चीजें बताई गई। स्वेन उस शैडो का नाम जिसने दिमित्रिस पर हमला किया था। रोमन सोच रहा था बात की जाए स्वेन की या तो फिर मिस्टिक की, जहाँ मिस्टिक एक काफी मिस्टीरियस फिगर है। वो अपने मैजिक को कुछ इस तरह से डेवलप करता है कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सके। कॉन्टिनेंट में उसकी वजह से काफी सारी चीजें हुई, पर एक समय ऐसा आया जब वो अचानक गायब हो गया जिसके बारे में किसी को भनक नहीं लगी। इन किताबों के हिसाब से एलिंगटन यानी कि वो जीनियस मेज जिसका जन्म बहुत पहले हुआ था, जो कि हाउस एलिंगटन का सबसे बड़ा बेटा था। इस समय में उस मेज को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि सेरोनी, सेरफे एंड साइफर। कई नामों से उनसे जाना गया। अभी नहीं, अभी कुछ और नाम है जो कि मुझे साइफर की मेमोरी से कंफर्म करना है। रोमन को एक और किताब मिलती है जिसमें लिखा गया था ऑरा के फाउंडर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, एम्परर अलेक्जेंडर के बारे में। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रोनोस एम्पायर को, जहाँ क्रोनोस अचानक नींद से घबराते हुए उठता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई है? मैंने कहा क्या कोई है जो मेरी बात सुन रहा है? ये सुन बाहर मौजूद सोल्जर्स घबराते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। सुबह में एक बंदा जाते हुए सोच रहा था डूक बामफोर्ड, उसके 3 लाख सैनिक दिमित्री द्वारा मारे गए, तो जाहिर सी बात है कि मैजेस्टी इसकी वजह से काफी गुस्सा होंगे। डैम इट, इस फोर्ड की तो उसे यकीन था कि वही जीतेगा, तो आखिरकार ये सब कैसे हुआ? सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। घोषणा की जाती है कि क्रोनोस एम्पायर के एम्परर आ रहे हैं। क्रोनोस वहाँ पर आता है और अपने सिंहासन पर बैठ कहता है जो जंग की शुरुआत हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी है, इसी वजह से मैं सीज फायर की घोषणा करता हूँ। एक बंदा पूछता है योर मैजेस्टी, इससे आपका क्या मतलब है? वही दूसरा बंदा कहता है योर मैजेस्टी, भले ही हम दिमित्रिस के खिलाफ हो रही ये जंग हार चुके हो, पर अभी भी हमारी कुछ सेना है जो कि मिशन पर है, वो भी अम्बर्टो और ओडेलिया किंगडम के साथ, और अब आप अचानक से सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। क्रोनोस कहता है तो कहीं तुम मेरे आदेशों के खिलाफ जाने की बात तो नहीं कर रहे? ये सुन वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। एक कहता है बिल्कुल नहीं, सीज फायर का आपका ये हुक्म, हम इसके खिलाफ जा नहीं सकते, हमसे गलती हुई कि आपको ऐसा कुछ लगा। सीज फायर की वजह से चीजों में काफी बदलाव हुआ। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न फ्रंट में जीत की खबर सुन सभी लोग खुश हो रहे थे। कैपिटल ऑफ कायरो एक जश्न की जगह बन गया। रोमन अब तक कायरो पहुंच चुका था, जहां वो इजाबेल से मिलता है और कहता है मैं हूँ दिमित्री डोची से रोमन दिमित्री। इजाबेल कहती है मेरा नाम है इजाबेल, लूना किंगडम की महारानी। वो दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे हुए थे, जहाँ रोमन कहता है ऐतिहासिक किताबों में कुछ चीजों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि स्वेन, मिस्टिक, साइफर और इवन अलेक्जेंडर। वो लोग जिन्हें इस युग में जिंदा नहीं होना चाहिए वो जीवित हैं और इवन काफी अच्छी तरह से क्रोनोस में पड़े हैं। तो मैं तुमसे सीधे तौर पे पूछता हूँ आखिरकार वो कौन सी सच्चाई है जो क्रोनोस हमसे छिपा रहा है? इजाबेल कहती है सच को समझने के लिए तुम्हें लूना की भविष्यवाणी को समझना होगा। बहुत बहुत समय पहले दुनिया का दरवाजा खुला, बर्फ की एक ऐसी लहर आई कि पूरी दुनिया बर्फ में जम गई। वो तबाही जो दुनिया में आई थी वो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगी। इस भविष्यवाणी के होने के कुछ समय बाद ही आर्केडिया का वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से बर्फ में जम गया। रोमन सोचता है ये उसी वर्ल्ड ट्री की बात कर रही है जिसके बारे में मुझे उस बोने ने बताया था। इजाबेल कहती वो तबाही बर्फ या मौत की तरह नहीं थी, असल में उसका मतलब ये था कि वर्ल्ड गेट से एक बीइंग सैलामेंडर कॉन्टिनेंट में आ गया, एक इकलौता इंसान। रोमन ये सुन काफी हैरान होता है और सोचता है एक इंसान जो कि सैलामेंडर कॉन्टिनेंट में आ गिरा। इजाबेल कहती है वो इंसान एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर लालच बहुत ज्यादा था, पर वो लालच उसके एम्बिशन की वजह से था। उसने अंधेरे की शक्तियों को अपनाया और तब जन्म हुआ सैलामेंडर कॉन्टिनेंट पर एक नए एम्पायर यानी कि क्रोनोस एम्पायर का। हमारे पूर्वजों ने गार्डियन के इस रोल को पूरी तरह से निभाया और उस तबाही को एक ही जगह पर दबा
दबा के रखा। पर इस वक्त हम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके। रोमन पूछता है वो इंसान जो वर्ल्ड गेट के थ्रू इस दुनिया में आ गया वो कौन है। इजाबेल कहती है उसका नाम है अलेक्जेंडर, क्रोनोस का एम्परर जिसने ऑरा की खोज की। ये सुन रोमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इजाबेल बताती है अलेक्जेंडर के आने की वजह से ऑरा स्वॉर्ड्समैन का जन्म हुआ और नाइट्स शक्तियां हासिल करने लगे। एम्परर अलेक्जेंडर पर दूसरी डायमेंशन के एक सोल का काबू था, दूसरी दुनिया का एक अलग ही बीइंग जिसे ये पहले से ही पता था कि ऑरा को वेल्ड कैसे करती। जब वो पहली बार दुनिया में आया तो उसने अपना नाम कुछ अलग ही बताया। वो काफी अजीब था जिसे कि प्रोनाउंस करना भी काफी मुश्किल हो। उसने अपना नाम बताया किम पान सेओक, जंगवोन का एक मार्शल आर्टिस्ट। ये सुन रोमन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जंगवोन मुरीम की वही दुनिया है जहाँ से रोमन के अंदर बक जुंग ह्यूक रीइंकार्नेट हुआ था। एक दिन जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए पहाड़ों के बीच एक लड़का घूम रहा था। बादल काफी काले हो गए और उस लड़के के सामने ही एक पोर्टल ओपन हुआ, कुछ इस तरह से जैसे गॉड खुद ये चाहता था। वो पोर्टल उस लड़के को अपनी तरफ खींचने लगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि किम था। किम बचने के लिए कोशिश तो करता है पर वो उस पोर्टल द्वारा निकला जाता है। कोई भी बड़ा से बड़ा बेवकूफ ये बात समझ जाएगा कि साधारण से दिखने वाले किम पानसियो को चुना गया है किसी महान उद्देश्य के लिए। हम देखते हैं एक लेडी को जो कहती है अलेक्जेंडर क्या तुम ठीक हो। वही वो छोटा सा बच्चा कहता है मेरा नाम है किम पानसियोक। पर अलेक्जेंडर या तो फिर कहें कि किम ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। किम जो कि गरीब था जिसे जीने के लिए हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता था, अचानक उसका स्टेटस नोबल का हो गया। वो एक राजकुमार बन गया और इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी बिताने लगा। किम के सामने खानों का भंडार लगा हुआ था जहाँ वो सोचता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी इच्छा है कि ये कभी खत्म ना हो, हमेशा ऐसे ही रहे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी खुशियों में दरार पड़ना शुरू हो गया क्योंकि अलेक्जेंडर कोई लेजिटमेट उत्तराधिकारी नहीं था। किम यानी कि अलेक्जेंडर को ये समझ में आया कि जैसे ही अगला एम्परर चुना जाएगा उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब करे क्या, क्योंकि सामान्य रूप से तो वो एक कॉमनर ही है, इसीलिए वो कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश तो कर रहा था। जहाँ उसे याद आता है च्योनमा जायरिम मानमा आंगवोक यानी कि हेवनली डीमन के 10,000 डेमंस प्रोस्पेरिटी के बारे में। ये ख्याल दिमाग में आते ही अलेक्जेंडर को एक रास्ता दिखता है क्योंकि सैलामेंडर कॉन्टिनेंट पर मैजिक तो एग्जिस्ट करता है पर मार्शल आर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर अलेक्जेंडर किसी तरह से मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सके तो वो जरूर अगला एम्परर बन सकता है। इसके बाद ही किम या तो फिर कहें कि अलेक्जेंडर ने हर दिन खुद को एक रूम में बंद कर दिया। रूम में वो पूरी कोशिश करता कि अपनी बीती हुई जिंदगी यानी कि पिछली जिंदगी की यादों को वापस लाने की। उसे याद आता है कि मार्शल आर्ट्स बहुत ही सिंपल होता है जो कि शरीर के ही अंदर एक एनर्जी के रूप में मौजूद होता है। अचानक से उसे ही एक थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट की याद आती है जो कि एक दिन उसके पास से गुजरा था। उस मार्शल आर्टिस्ट ने उससे कुछ कहा था, हर किसी को उसकी बात फालतू की बात लगी थी पर अलेक्जेंडर ने सरवाइव करने के लिए अपनी पिछली जिंदगी के इन्हीं यादों का सहारा लिया। उसने कोशिशें की जिसमें उसे अनगिनत निराशाओं का सामना करना पड़ा। वो पकड़े गए गुलामों पर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करता और ये एक्सपेरिमेंट्स वो तब तक करता जब तक उस गुलाम का शरीर मर कर सड़ ना जाए। ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है और एक दिन अलेक्जेंडर के दांतियन यानी कि एनर्जी सेंटर में माना इकट्ठा होता है और तब जाके अलेक्जेंडर स्टार्ट करता है ऑरा का फॉर्मेशन। और इसी के साथ शुरुआत होती है अलेक्जेंडर की गाथाएं जो कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी जाएंगी। वो स्वॉर्ड्समैन जो कि हमेशा मेजेस के खिलाफ हार जाया करते थे, उन्हें अपनी कुर्बानी देनी पड़ती थी। अब वो इतना काबिल हो चुके थे कि वो ये सपना देख सकें जहां उन्हें मेजेस की वजह से अपनी कुर्बानी ना देनी पड़ी। अलेक्जेंडर जिसे कि सक्सेसर के एक कैंडिडेट के रूप में भी नहीं देखा जा रहा था, उसने अपनी की पावर के दम पर एम्परर बन दिखाया। अलेक्जेंडर सोच रहा था वो ऑरा जिसे मैंने इन्वेंट किया वो बस मार्शल आर्ट्स का सेलो इमिटेशन है, साधारण भाषा में एक खराब सी मिमिक्री, और जितना ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इसके फ्लोस उतने ही ज्यादा ऑब्वियस हो जाएंगे। ताकत ना खोने की अलेक्जेंडर की ये भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और फिर पागलपन में बदल गई जहाँ एक दिन उसका सामना हुआ एक नए भविष्य से। अलेक्जेंडर की शैडोज में से निकल रही एक सोल कहती है अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ। उस पे वो कहता है एक डेविल की फुसफुसाहट। अलेक्जेंडर की स्वॉर्ड छूट पड़ती है और वो उसी दिन डार्क माना को स्वीकार लेता है और यही वो सच्चाई है जो कि इजाबेल रोमन को बताती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टिक को जो कहता है क्रोनोस के एम्परर ने सीज फायर की घोषणा कर दी। हाँ मुझे लगता है कि साइफर के खात्मे की वजह से वो लिंक टूट गया और उसने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया। मिस्टिक के सामने मौजूद बंदा कहता है कमीना, पीढ़ियों से मैंने क्रोनोस के सभी एम्परर्स को काबू किया है पर इस एम्परर ने हमारे खिलाफ जाने की बात की। सामने मौजूद वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ऑरा का फाउंडर अलेक्जेंडर होता है। मिस्टिक कहता है लॉर्ड अलेक्जेंडर अब हमें रोमन दिमित्री का क्या करना चाहिए। अलेक्जेंडर सोचता है रोमन दिमित्री, उसकी ताकत मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा है। उससे भी बड़ी बात, वो एक ऐसी शक्ति को जानता है जिसे मार्शल आर्ट कहते हैं और अगर ऐसी बात है तो इसकी बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो
वो भी एक डायमेंशनल ट्रेवलर है मेरी तरह। वो मार्शल आर्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से जानता है, जितना मैं नहीं जानता। अगर वो मेरी जगह पर होता तो वो कभी भी अंधेरे को नहीं स्वीकारता, जैसा कि मैंने किया, और इस कॉन्टिनेंट पर एक अलग जिंदगी जीता। मैं उसकी वो शक्ति अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। मिस्टिक दोबारा पूछता है, लॉर्ड अलेक्जेंडर, हमें रोमन दिमित्री का क्या करना चाहिए? अलेक्जेंडर कहता है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं ये स्वीकारता हूँ कि वो एक खतरा है, पर वो बस एक ऑरा सोर्समैन है जिसकी सीमाएं भी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरी बराबरी कर सकता है? मिस्टिक घबराते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड अलेक्जेंडर खुद ही एक इमॉर्टल मेज है जो कि एक गॉड के लेवल के। मैं लॉर्ड अलेक्जेंडर की हार के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये नामुमकिन है। अलेक्जेंडर कहता है, इस वक्त एक इंपीरियल डिग्री को इस तरह से बदलना आसान नहीं होगा, तो हम परिस्थिति के हिसाब से चलेंगे। पर वो श्रापित इजाबेल, मुझे लगता है कि उसके साथ हमारी जंग जल्द ही दोबारा शुरू होगी, और जब ये समय आएगा तो 1000 सालों से बन रहे क्रोनोस एम्पायर के इस प्लान को कोई भी रोक नहीं पाएगा। अलेक्जेंडर बात कर रहा था हजारों सालों से बन रहे एक ग्रैंड प्लान के बारे में, जो सुन मिस्टिक काफी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोमन और इजाबेल को, जहाँ इजाबेल कहती है, वो कारण जिसकी वजह से मैंने लॉर्ड दिमित्री को ये सब कुछ बताया वो ये है कि आपने साइफर को बिना किसी पवित्र शक्ति के होते हुए भी हरा दी, इसीलिए सैलामेंडर कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। रोमन कहता है, नहीं। इजाबेल कहती है, क्या तुम इंसानियत को त्यागने के बारे में सोच रहे? रोमन कहता है, वो एक अलग मुद्दा है। दिमित्री का असली दुश्मन क्रोनोस एम्पायर है, जिस क्रोनोस एम्पायर को मैं पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। हाउएवर, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी की बात करे। इजाबेल कहती है, हमारा मकसद एक है, तो मुझे लगता नहीं कि इनकार करने का कोई कारण है। रोमन कहता है, नहीं, हमारा मकसद एक नहीं। इजाबेल सोचती है, रोमन, क्या तुम गॉड्स द्वारा भेजे गए भविष्यवाणी के वही योद्धा नहीं हो? वही रोमन कहता है, हमारा मकसद कभी एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत मकसद के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैं क्रोनोस एम्पायर का पूरी तरह से खात्मा चाहता हूँ। चलो अच्छा ये बताओ, अगर क्रोनोस एम्पायर अनगिनत जिंदगियों का इस्तेमाल करे एक होस्टेज के रूप में, तो क्या फिर भी तुम उन्हें छोड़कर अलेक्जेंडर को खत्म करने के लिए जाओगी? इजाबेल इसका कोई जवाब नहीं देती है, जिसपे रोमन कहता है, यही फर्क है हमारे मकसद में। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा निर्णय क्रोनोस का कटा हुआ सर होता। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि क्रोनोस एम्पायर ऐसा ही करे। खैर, मुझे उम्मीद है कि हमारे और लूना किंगडम के बीच आगे चल एक अच्छा रिश्ता बरकरार रहेगा। अगर हम दोनों एक साथ काम नहीं भी करते हैं, फिर भी क्रोनोस का खत्म होना तो तय है, और इस वक्त मैं सिर्फ यही वादा कर सकता हूँ उससे जो सैलामेंडर कॉन्टिनेंट के लिए कुछ कर रहा है। इजाबेल सोचती है, आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रोनोस एम्पायर का सीन, जहाँ पर क्रोनोस एम्पायर के सीज फायर ऑर्डर की वजह से परिस्थिति काफी बदल जाती है। एक बंदा आगे जा रहा था और वो स्टेटस पूछता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, जिसपे दूसरा बंदा बताता है, जैसा हमने प्लान किया था ऑपरेशन अभी भी वैसा ही चल रहा है। हमारी सेना अम्बर्टो और ओडेलिया के कैपिटल्स में वार्प हो चुकी है। ओडेलिया के अंदर यानी कि उनके अंदरूनी कैसल में उनकी रॉयल आर्मी ऑलरेडी खत्म होने वाली। कुछ ही दिनों में वो दोनों किंगडम्स खत्म हो जाएंगे और अपने आप को सरेंडर करेंगे। वो बंदा कहता है, वापस जाने के लिए बहुत देरी हो चुकी। असल में जब डुक बामफोर्ड ने 3 लाख सैनिकों के साथ दिमित्री पर हमला किया था, तब अम्बर्टो और ओडेलिया ने अपनी अलायंस क्रोनोस एम्पायर के साथ जाहिर की, जिसके बाद बात ये हुई थी कि उनके किंगडम में इन्वेजन तो होगा पर इसमें खून खराबा नहीं होगा। पर सीज फायर की वजह से अब हमारी ये आधी कामयाबी भी खराब हो रही। वो बंदा पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? जिसपे सामने वाला बंदा कहता है, हम इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। पहले हम अम्बर्टो और ओडेलिया पर हमला कर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, और फिर दिमित्रिस के साथ हम जो नेगोशिएशन करने वाले हैं उसमें एक अपर हैंड हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास होस्टेज के रूप में किंगडम अलायंस के 2 किंगडम होंगे। वो बंदा इंपीरियल ऑर्डर की बात करता है, जिसपे सामने वाला बंदा कहता है, मैं महाराज को खुद इसके बारे में बता दूंगा, तुम बस अपना ये मुंह बंद रखना। सभी कमांडर्स को इसके बारे में बता दो कि 3 दिन के अंदर हम इन दोनों किंगडम्स पर यानी कि अम्बर्टो और ओडेलिया पर पूरी तरह से अपना काबू पा लेंगे। रोमन दिमित्री जैसा चाहता है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओडेलिया किंगडम का सीन, जहाँ वो किंगडम काफी हद तक जल रहा होता है। एक बंदा कहता है, महाराज हमारी 2 बटालियन पूरी तरह से मारी जा चुकी, वाप गेट भी दुश्मन के हाथ लग चुका है। क्रोनोस एम्पायर के आने वाले सोल्जर्स को रोकने का अब हमारे पास कोई भी तरीका नहीं। क्रोनोस के नाइट ऑर्डर द्वारा हमारे पूरे रॉयल नाइट्स खत्म हो चुके हैं। इवन यहाँ से वापस भागने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। अब हम यहाँ से निकल नहीं सकते। ओडेलिया सोचता है, सब खत्म हो। तब जब हमने क्रोनोस के साथ हाथ मिलाया तब मुझे यकीन था कि उनके साथ हाथ मिलाना दर्दनाक तो हो सकता है, पर मुझे लगता है कि मैंने एक गलत निर्णय लिया, जिसकी वजह से अब इस किंगडम का भविष्य खतरे में है, क्योंकि मेरे सामने की ये जो वास्तविकता है वो मैं स्वीकार नहीं पा रहा। आज से पहले कभी भी मुझे इतना असहाय महसूस नहीं हुआ। अचानक जोर से गेट खटखटाया जाता है। ओडेलिया कहता, कुछ भी हो जाए पर दरवाजा मत खोलना। मैजिक कम्युनिकेशन के थ्रू ओडेलिया को पता चलता है कि क्रोनोस के खिलाफ हो रहे इस जंग में दिमित्री जीत चुके हैं। ओडेलिया सोचता है, आखिरकार चीजें गड़बड़ कहाँ पर? क्या मैं दिमित्रिस की असली ताकत को पहचान नहीं पाया?
नहीं, असल में दिमित्री अभी भी कुर्नोस के खिलाफ कमजोर है, तो अगर वो ओडेलिया किंगडम को इस अलायंस से छोड़ देते हैं तो उनका बहुत घाटा होगा। अभी भी हमारे पास एक मौका है। ओडेलिया कहता है दिमित्रिस के साथ एक मैजिकल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करो। जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है तो दिमित्री की तरफ से रोमन दिमित्री बात करने के लिए आता है। ओडेलिया कहता है इस वक्त कुर्नोस एम्पायर ओडेलिया पर हमला कर रहा है, हमारे पास समय नहीं है, तो कृपया करके हमें इस एम्पायर के चंगुल से बचा लो। रोमन कहता है आखिर दिमित्री तुम्हारी मदद क्यों करे। ये सुन ओडेलिया कुछ बोल नहीं पाता। रोमन कहता है अगर कुर्नोस एम्पायर ने सीधे ओडेलिया के कैपिटल पर हमला किया है तो इसका मतलब तुमने ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी है। ओडेलिया कहता है ये हमारी गलती, मैं स्वीकारता हूँ, पर अगर ओडेलिया और अम्बर्टो किंगडम ये दोनों उस एम्पायर के खिलाफ हार गए तो किंगडम अलायंस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। क्या यही तुम चाहते हो। रोमन कहता है एक सेकंड, तुम कुछ गलत समझ रहे, तुम्हें अभी असली परिस्थिति के बारे में नहीं पता। तुमने पहले ही एक ऐसी नदी पार कर दी है जिसे पार करके वापस आना नामुमकिन है। ओडेलिया किंगडम को छोड़कर बाकी के 4 किंगडम्स पहले ही मेरी शरण में आ चुके हैं, जिनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। ओडेलिया कहता है 4 किंगडम्स। रोमन कहता है हाँ, यानी कि हेक्टर, रेडफोर्ड, फ्रैंक और इवन अम्बर्टो भी। इस नए बनाए गए किंगडम अलायंस में ओडेलिया के लिए कोई भी जगह नहीं। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं रोमन के वैलहला विजिट से पहले का सीन, यानी कि वो समय जब तक कुर्नोस के खिलाफ एक पूरी जंग का ऐलान नहीं हुआ था। वहाँ पर मौजूद होता है अम्बर्टो की मिलिट्री का सिंबल माना जाने वाला मार्कस ड्रेक, जो कहता है तो बताओ तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। सामने होता है हाउ क्लैन का लीडर लूकस, जो कहता है जब आप खुद सामने से ही ये पूछ रहे हैं तो मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा। लॉर्ड रोमन ने जब असैसिनेशन गिल्ड पर हमला किया था तो उन्हें पता चला एक डॉक्यूमेंट के बारे में जिसमें उनके सभी टारगेट्स मेंशन थे। साथ में ही आपको ये जानना चाहिए कि आखिरकार उनके लेवल 1 असैसिनेशन टारगेट कौन थे। ड्रेक पूछता है क्या तुम मेरी बात कर रहे, क्या मैं भी उसी लिस्ट में था। लूकस कहता नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, आपकी जगह उस लिस्ट में नाम था आपके पीछे मौजूद इस शख्स का, यानी कि आपका बेटा कार्डेरॉन ड्रेक, जो कि एक प्रोडिजी माना जाता है जिसने अपने ऑरा को अपने 30s में ही अवेकन कर लिया था, वो भी 3 स्टार ऑरा नाइट बनते हुए। ड्रेक ये सुन काफी भड़क जाता है और कहता है वो कमीने, आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने ड्रेक फैमिली के उत्तराधिकारी को अपना टारगेट बनाया। लूकस कहता है अभी इतना भड़कने की जरूरत नहीं, अभी आगे सुनी। जब वो आपके बेटे को मार देते तो उनका प्लान था इसे एक गद्दारी के रूप में दिखाने का, जिससे कि आप यानी कि ड्रेक हाउस के फिलहाल के लीडर अम्बर्टो के खिलाफ हो जाए। ऐसा होने के बाद आप कभी भी कुर्नोस की एक्सटर्नल स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाते। मुझे ऑर्डर मिला है आपको ये चेतावनी देने की, इसी वजह से मैं आपको बताने आया हूँ। ड्रेक कहता है क्या यही सब कुछ है। वैसे तो ये अकेला कारण ही इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं सोच नहीं सकता, पर तुम यहाँ पर खुद सिर्फ मुझे यही बताने के लिए तो नहीं आए होगे। लूकस कहता है चलिए ठीक है, फिर मैं आपको अब बताता हूँ कि आखिरकार आगे होने क्या वाला है। मेरे लॉर्ड ने ऑलरेडी रेडफोर्ड की विजिट को कंप्लीट किया और वो गए हैं इस वक्त वैलहला में। उसके बाद जरूर कुर्नोस एम्पायर के खिलाफ एक जंग होगी और इसे कोई टाल नहीं सकता। जंग होने पर एक ऐसा समय आएगा जब अम्बर्टो किंगडम को अपना चुनाव करना होगा। आप अभी तक इन सभी चीजों से दूर रह रहे हैं और अगर आगे भी आप ऐसा ही करते रहे तो इस कॉन्टिनेंट को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। ड्रेक कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम सभी लोग कुर्नोस के खिलाफ एक जंग की शुरुआत करने वाले हो जिसमें पीछे हटना कोई चुनाव नहीं। लूकस कहता दिमित्री कभी भी घुटने नहीं टेकते। प्रेजेंट में रोमन ओडेलिया को बताता है कि इस वक्त किंगडम अलायंस में ओडेलिया के लिए कोई जगह नहीं। ये सुन ओडेलिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है हे जल्दी से मुझे अम्बर्टो फैमिली के साथ कनेक्ट करो। जब कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो सामने से अम्बर्टो का किंग नहीं बल्कि कार्डेरॉन ड्रेक जवाब देता है, जिसने इस वक्त पुराने किंग को मार डाला था। ओडेलिया कुछ समझ नहीं पाता, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ड्रेक हाउस का उत्तराधिकारी राजा को क्यों मार रहा है, इन सब के पीछे कारण क्या है। वही कार्डेरॉन कहता है तुम्हारे चेहरे पर ये भाव देखकर मुझे समझ में आ रहा कि तुम्हें कुर्नोस एम्पायर ने धोखा दे दिया है। तुम्हें कभी भी कुर्नोस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अम्बर्टो के राजा ने सिर्फ कुर्नोस के मीठे शब्दों पर ही भरोसा किया और उनके लिए वार्प गेट ओपन कर दिया, पर इन सबसे पहले ही हाउस ड्रेक को दिमित्री द्वारा जानकारी दी गई थी। हमें पहले से ही पता था कुर्नोस के सरप्राइज अटैक के बारे में, इसी वजह से पहले ही हमने वार्प गेट की जगह पर अपनी फोर्स स्टेब्लिश कर दी थी और जैसे ही उनकी एडवांस यूनिट वहां पर पहुंची हमने अम्बर्टो को तबाह होने से बचा लिया। ओडेलिया कहता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ये कब हुआ कि तुमने हमारा साथ छोड़कर दिमित्री का साथ अपना लिया। कार्डेरॉन कहता मैं ये सिर्फ एक ही बार कहूंगा और इसे ध्यान से सुना। हाउस ड्रेक और अम्बर्टो की लॉयल्टी शुरुआत से दिमित्रीस के प्रति थी, ना कि कुर्नोस। थोड़े समय बाद ओडेलिया अपने सिंहासन पर बैठ सोच रहा होता है। दिमित्री ने बिना सोचे समझे इस जंग का ऐलान नहीं किया था। ये जंग शुरू होने से पहले उन्होंने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। अगर वो लोग हारते तो भी उन्होंने सपोर्ट तैयार कर रखा था। कॉन्टिनेंट के आधा से ज्यादा किंगडम्स दिमित्रीस की तरफ। उन्होंने ये साबित किया कि दिमित्री सिर्फ अपनी ताकत से पूरे एम्पायर के खिलाफ खड़ी हो सकती। आखिरकार ये सब मुझसे कैसे हो गया कि मैंने इतना बेवकूफी भरा निर्णय लिया। मैं राजा बनने के लायक।
आखिरकार मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे पाल पोस के क्यों बड़ा किया कि मैं इतना कमजोर हूँ। कैसल का गेट जबरदस्ती खोला जाता है और सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कायरो के कैपिटल यानी कि कायरोस का सीन, जहाँ क्रोनोस का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बैरोन सार्तन आया हुआ होता है। वो कहता है ये पूरी जंग सिर्फ छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही शुरू हुई थी। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार तुमने जंग क्यों शुरुआत की, पर मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि हम सीज़फायर की घोषणा कर। हमारे महाराज अब आगे और भी बिना मतलब की कुर्बानियां नहीं देना चाहते। इसी वजह से उन्होंने तुम सभी पर रहम दिखाया है और अपना निर्णय सुनाया है। सामने बैठा कायरो सोचता है ये यहाँ पर सीज़फायर का प्रस्ताव लेकर आया है और फिर भी ऐसी अभद्र भाषा में बात कर रहा है। सार्तन कहता है क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि अगर तुम क्रोनोस के खिलाफ लड़ते हो तो अंत में जीत तुम्हारी होगी? वो बस एक छोटी सी लड़ाई थी जिसमें तुम सभी लोग जीत गए, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आखिरी में जीत तुम्हारी ही। और हाँ, क्या मैंने तुम सभी को बताया कि अगर तुम लोग सीज़फायर को स्वीकारते हो तो शांति का प्रस्ताव रखने के लिए हम ओडेलिया के राजा को जीवित छोड़ देंगे और इसकी गारंटी हम खुद लेते हैं, तो सोच समझ के निर्णय लेना। कायरो कहता है आखिर तुम क्रोनोस के इस प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हो? वहाँ मौजूद होता है रोमन दिमित्री जो कहता चलो ठीक है, अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे पास कौन सा अधिकार है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े हो? सार्तन कहता है मैं यहाँ पर शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, तो थोड़ा तमीज से बात करो। रोमन कहता है कॉन्टिनेंटल लॉ में ये साफ साफ लिखा है कि आखिरकार शांति का प्रस्ताव लाने वाले की भूमिका क्या होती, पर क्या तुमने इसका पालन किया? क्या तुम बताओगे तुमने हमारी अनुमति ली? ना ही तुमने व्हाइट फ्लैग दिखाया जिससे कि हम ये समझ सके कि तुम शांति का प्रस्ताव लेकर आए हो। तुमने बिना हमारे किसी अनुमति के हमारी टेरिटरी में वाप किया और शांति का प्रस्ताव लेकर आए। तुमने खुद इन सभी नियमों को तोड़ा है और तुम अपने आप को एक शांति दूत कहते हो। एक बात समझ लो बैरन सार्तन, हम इस वक्त जंग के बीच में। रोमन के सिर्फ घूरने की वजह से सार्तन इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके पसीने छूटने लगते हैं। रोमन कहता है अगर तुम्हें दुश्मन के इलाके में एक शांति दूत बनकर आना है तो अपने घुटने टेको और एक व्हाइट फ्लैग सामने रखो। सार्तन कहता है मैं यहाँ पर अपने महाराज की बातें रखने के लिए आया हूँ, ये उनका आदेश है। क्या अभी भी तुम क्रोनोस के साथ अपना रिश्ता खराब करना चाहते? रोमन कहता क्या तुम्हारे सीज़फायर की घोषणा इतनी ज्यादा कमजोर थी कि एक छोटी सी बात पर ही अपने सीज़फायर को तोड़ रहे? अगर तुम सीज़फायर चाहते तो इसकी मांग बिल्कुल वैसे ही करो जैसे की जाती, घुटने के बल बैठकर, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारा सर काट देंगे। सार्तन सोचता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा सनकी। रोमन अपनी डार्क शैडो से सार्तन पर हमला करने ही वाला था जिससे कि ऑब्वियसली सार्तन एक ही सेकंड में मारा जाता। इसी वजह से वो घुटने के बल बैठ माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मेरे इस व्यवहार के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं ये समझ नहीं पाया कि इस वक्त भी हम जंग के बीच में और एक बड़ी गलती कर दी, तो कृपया करके अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। ये सब देख कायरो भी काफी हैरान होता है। रोमन कहता है अब आए ना अपनी असली औकात पर। खैर मैं तुम्हारी सीज़फायर एग्रीमेंट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुमने क्या प्रस्ताव रखा है, क्योंकि ताकत का तर्क कभी भी बेड़ियों से बांधा नहीं जा सकता। अगर क्रोनोस एम्पायर सच में शांति चाहता है तो अब उसे ये शांति हासिल करनी होगी। सार्तन पूछता है इससे तुम्हारा क्या मतलब? रोमन कहता है अगर क्रोनोस हमें 5 लाख गोल्ड ऑफर करता है तो ही हम इस सीज़फायर एग्रीमेंट को स्वीकार करेंगे। सार्तन कहता है ये कैसी डिमांड है? रोमन कहता है इस जंग में मासूम लोग मारे गए, हमें मरे हुए लोगों के परिवार को दिखाना होगा कि उनकी मौत जाया नहीं। इस वक्त हमें सीज़फायर की कोई भी जरूरत तुम्हें तो डिमांड्स भी तुम्हें ही फुलफिल करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जंग दोबारा से शुरू की जाएगी और हमारी अगली मुलाकात उस जगह पर होगी जहाँ मैं बिना सोचे समझे तुम्हें जान से मार दूंगा। सार्तन कहता डिमांड के रूप में हम पहले ही ओडेलिया किंगडम को तुम्हें सौंप रहे। रोमन कहता ओडेलिया और उसके लोग मेरे नहीं तो तुम उन्हें अपने पास रख सकते हो, मैं सिर्फ अपने लोगों की सोचता हूँ। रोमन की ये सोच और उसकी बातें सुन सार्तन को समझ में आता है कि आखिरकार रोमन दिमित्री किस प्रकार का व्यक्ति। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रोनोस एम्पायर का सीन, जहाँ पर सार्तन सारी परिस्थिति क्रोनोस को समझाता है और कहता है अगर आप हमें आदेश देते हैं तो हम इस नेगोशिएशन को नलीफाई कर देंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे हमारा आतंक। क्रोनोस कहता है बैरोन सार्तन मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि नेगोशिएशन हर हाल में कामयाब होना चाहिए और अब तुम्हारी वजह से उनकी डिमांड 5 लाख गोल्ड भी हो गई। साथ में ही मेरे दिमाग से ये बात निकल नहीं रही कि तुमने उन सभी के सामने अपने घुटने टेके और खुद को कमजोर दिखाया। क्रोनोस के आदेश पर सैनिक सार्तन को पकड़ लेते हैं। सार्तन कहता है मुझे पता है कि मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। क्रोनोस कहता है ये सीज़फायर हमारा आखिरी कदम था पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने का, जो कि तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। भविष्य में जब भी क्रोनोस दोबारा कब्जा करना शुरू करेगा तो हम हारेंगे नहीं। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं दिया जाए कि वो हमारे एम्पायर को डिसरिस्पेक्ट कर सके, तो इसी वजह से अपनी मौत को स्वीकारो। सार्तन कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस की सेवा की, एक कुत्ते की तरह उनकी बातें मानी, उनके आदेश को कभी भी अस्वीकारा नहीं, और अब आप मुझे जान से मार रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक बार घुटने टेक दी। इस बात का कोई तर्क नहीं। अगर मैं मारा जाता हूँ तो दूसरी दुनिया में जाते ही मैं तुम सभी को श्राप दूंगा
दूंगा, एक ऐसा श्राप जिससे बढ़ता भी सैनिक उसकी गर्दन काट देते हैं। हमें पता चलता है कि अभी तक सामने जो शख्स मौजूद था उसके अंदर इस वक्त अलेक्जेंडर था, यानी कि भले ही ये सब क्रोनोस बोल रहा था पर ये सारे के सारे शब्द अलेक्जेंडर के थे, जो सोचता रोमान दिमित्री मैं मरा जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि आखिरकार तुम सच में हो क्या। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं अलेक्जेंडर को जो कहता चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कारण जिसकी वजह से मैंने मार्शल आर्ट को छोड़ दिया और मैजिक को चुना। ऑर्डेलिया का कैपिटल इस वक्त अलेक्जेंडर के सामने था, जहाँ अलेक्जेंडर कुछ इंचेंटमेंट करने लगता है। उसके पास से एक सोनिक बीम आसमान की तरफ जाती और तभी आसमान से ढेर सारे मेटेरॉइड्स गिरने लगते। वो मेटेरॉइड इतने बड़े थे कि आराम से ऑर्डेलिया के कैपिटल को तबाह कर सकते थे और बिल्कुल वैसा ही होता भी। ऑर्डेलिया का कैपिटल सिर्फ एक ही स्पेल में पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अलेक्जेंडर कहता एक किंगडम को तबाह करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, जब उसके कैपिटल को तबाह करने में मुझे सिर्फ इतना ही टाइम लगा। समय बीत जाता है, समय के साथ ही पता चलता है कि क्रोनोस एम्पायर ने वो शर्त मंजूर की और दिमित्री के साथ सीज फायर डिक्लेयर कर दी। इस बात की खबर चारों तरफ फैल जाती और साथ में ये खबर भी कि क्रोनोस एम्पायर ने 5 लाख गोल्ड दिमित्रीस को दिए सीज फायर डिक्लेयर करने के लिए। जिस खबर के बाद हर कोई ये समझ जाता है कि आखिरकार इस जंग में जीत किसकी हो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दिमित्री ने क्रोनोस को हरा दिया या तो फिर उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। पर अभी इतना भी ज्यादा समय नहीं बीता था, क्योंकि जब तक लोग इस बात की खुशी मना रहे थे तभी ऑर्डेलिया के तबाही की खबर पूरे कॉन्टिनेंट पर फैल गई। लूकस कुछ मेज के साथ ऑर्डेलिया के तबाह हो चुके इलाके पर मौजूद होता है, जहाँ वो सोच रहा था कि ऑर्डेलिया का कैपिटल इतना जल्दी तबाह हुआ कि कोई इस बात की रिपोर्ट तक नहीं कर पाया। यकीन नहीं होता कि मैजिक कुछ ऐसा भी कर सकता है। मेजिस जब छानबीन करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये नामुमकिन है। लूकस पूछता है कुछ पता चला? एक मेज कहता है कैपिटल में सिर्फ बचे हुए माना को ही डिटेक्ट करके हमें पता चल रहा है कि ये कितना खतरनाक है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि माना को मापने वाला हमारा इंस्ट्रूमेंट कई बार टूट गया। ये तो साफ है कि यहाँ पर जिस सर्कल का मैजिक इस्तेमाल किया गया है वो या तो 8 का है या तो फिर उससे भी आगे। लूकस ये सुन के हैरान रह जाता है कि यहाँ पर कोई 8 सर्कल से आगे का मेज आया था। दिमित्री, कायरो, हेक्टर, रेडफोर्ड, फ्रैंक, अम्बर्टो यानी कि इन 6 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डेलिया किंगडम को छोड़कर सभी इकट्ठा हो। एक बंदा कहता अगर लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए तो उनके हिसाब से आसमान से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरा और पूरा कैपिटल कुछ ही सेकंड्स में बर्बाद हो गया। ये किसी इंसान की ताकत तो नहीं हो सकती। सामने बैठा एडविन हेक्टर कहता है इससे ये बात तो साबित होती है कि उन्होंने सीज फायर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि ऑर्डेलिया में जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक चेतावनी। रोमन कहता हमें उनके सीज फायर पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो जरूर तैयारी कर रहे हैं और जब वो तैयार होंगे तो क्रोनोस एम्पायर दोबारा से जंग की घोषणा करेगा। एडविन कहता लॉर्ड रोमन क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है कि हम क्रोनोस के खिलाफ जीतेंगे? रोमन कहता जरूर जीतेंगे। वैसे तो भले ही हम इस नए बने हुए किंगडम अलायंस के सदस्य हैं, पर मैं कभी भी तुम सभी को अपनी कुर्बानी देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जंग जल्द ही दोबारा शुरू होगी, आज, कल, परसों, कभी भी। और अगर तुम्हारा निर्णय है दिमित्रिस के साथ रहने का तो दिमित्री कभी भी तुम्हारे भरोसे को तोड़ेगा नहीं। रोमन वहाँ से जाता है और जाते हुए सोचता है 9 सर्कल का मैजिक कोई भी इंसानी शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि सर्कल्स हर्ट को चारों तरफ से घेरते हैं और जैसे 9th सर्कल वहाँ पर प्लेस होता है तो हर्ट इतने दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता है। मुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर सच में क्रोनोस के पास कोई 9th सर्कल का मेज है तो मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी इस वक्त शायद ही उसे हरा पाऊं। क्या इसी वजह से मुझे इस दुनिया में बुलाया गया है? अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं इजाबेल को, जो कि इस वक्त प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ पर लूना किंगडम का रॉयल लाइट का कैप्टन लियो आता है, जो कहता है महारानी मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम अब आर्केडिया में वापस चल चलें, क्योंकि अब जब क्रोनोस ने सीज फायर की घोषणा कर दी तो यहाँ पर रहने का हमारे पास कोई कारण नहीं। इजाबेल कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर ऑर्डेलिया के कैपिटल पर ऐसी ताकतों का इस्तेमाल किया जो कि इंसानी सीमाओं से बहुत आगे, यानी कि एक 9th सर्कल स्पेल। इसका सीधा सा मतलब है कि उस पे जो रुकावटें लगाई गई थी वो हट चुकी और अब जरूर वो कॉन्टिनेंटल वॉर स्टार्ट करेगा, हमें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। इजाबेल सोचती रोशनी और अंधेर ये दोनों ऐसी ताकतें हैं जो कि एक दूसरे का विरोध तो करती है पर हमेशा साथ रहती है। इसीलिए इजाबेल कहती है जैसे जैसे अलेक्जेंडर ताकतवर होगा मुझे भी ताकतवर होना होगा, पर हमारी असली समस्या वो बीइंग है जो कि अलेक्जेंडर को अपनी ताकत दे रहा है और वही मेरी डेस्टिनी। लियो कहता रॉयल नाइट का कैप्टन होते हुए मैं इस बात की शपथ लेता हूँ कि हमेशा आपकी तरफ रहूंगा अंत तक। जिसपे इजाबेल लियो को धन्यवाद करती। दिमित्री के इलाके में रोमन दिमित्री और उसकी सेना अब तक पहुंच चुकी होती है, जंग से वापसी हो चुकी थी। हांस रोते हुए रोमन के पास आता है और बताता है कि हेंडरसन मर चुका है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं हेंडरसन की डेड बॉडी के पास से क्रिस, रोमन और हांस को, जो लोग भी इस
जंग में मारे गए उनके मेमोरियल की तैयारी शुरू कर दो। सभी सोल्जर्स की लाशें इकट्ठा कर जलाई जा रही होती, वहीं हांस की लाश भी जलाई जाती है। जंग में जो लोग बच गए थे वो रो रहे थे और जो नहीं बच पाए वो मौत की गोद में सो गए। रोमन को अपनी पिछली जिंदगी का एक समय याद आता जहाँ हेवेनली डीमन बक जुंग ह्यू कहता है, पूरे मरीन पर मेरा जो कब्जा होने वाला है वो मेरे सामने है। बहुत समय हो गया जब से तुम मेरे साथ हो और मेरे फॉलोअर बने। क्या आगे भी तुम ऐसा ही करने वाले? क्या अपनी जिंदगी तुम दूसरों के लिए जीने वाले? ह्यू के पास मौजूद बंदा कहता, कृपया करके ये तो ना कहें कि मैं दूसरों के लिए जीने वाला हूँ। वो पल जिस पल में मेरे लॉर्ड ने मेरी लॉयल्टी स्वीकार की थी, तभी से वो मेरी जिंदगी और मेरा सपना बन गई। यानी कि आप, ह्यू कहता है, वही फालतू बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने वाला बंदा कहता है, आप बस मुझे देखते जाइए, या तो मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा या फिर आपके सपनों के लिए आपकी नजरों के सामने ही अपनी कुर्बानी दे दूंगा। रोमन अपनी यादों से बाहर आता है और अब तक काफी समय भी बीत चुका था। हेंडरसन की लाश पूरी तरह से जल चुकी थी जहाँ बारिश भी शुरू हो गई थी। क्रिस कहता है, माय लॉर्ड, मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए। जब से आप वेलहला की तरफ गए थे तब से आपने भी आराम नहीं किया है, आपको भी आराम की जरूरत है। रोमन कहता, क्रिस, मेरी गैर मौजूदगी में मैंने तुमसे कहा था कि तुम दिमित्रिस के कमांडर रहोगे, क्या तुम्हें याद है? क्रिस हाँ में जवाब देता है। रोमन कहता, हर एक सोल्जर की जिंदगी उसके कमांडर के ऑर्डर पर टिकी हुई होती है और यही एक कमांडर की जिंदगी होती है। अगर तुम कुछ ज्यादा ही इंसानियत दिखाओगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी से अप्रोच करेंगे। अगर तुम अपने सोल्जर्स को एक टूल की तरह ट्रीट करोगे तो वो कभी भी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। याद रखो कि अगर तुम्हारा इरादा आगे भी कमांडर बन के जीने का है तो कभी भी अपने साथियों की मौत को हल्के में मत लेना और इस बात का ध्यान रखना कि उसके प्रति दुख जाहिर करते वक्त कोई कमी न रह जाए। रोमन कहता, दिमित्रिस के हाई कमांड को समन किया जाए। समय आ चुका है जब हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें इस जंग में जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं हम उसको कंपनसेट करेंगे। मीटिंग में एक बंदा कहता है, क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? मतलब कि हम कंपनसेशन को भी ध्यान में रख रहे हैं, पर 1 मिलियन गोल्ड ये बहुत ज्यादा है। सिर्फ 1 लाख गोल्ड कर्ज में होते हुए रेड फोर्ट पूरी तरह से लगभग तबाह हो गया। मुझे लगता है कि हमें जो कंपनसेशन क्रोनोस एम्पायर से मिला है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। रोमन कहता है, अगर हम उन्हें सिर्फ उतना ही देंगे जितना कि क्रोनोस एम्पायर ने कंपनसेट किया है तो लोगों को लगेगा कि हमें उनकी फिक्र ही नहीं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिमित्रिस के लिए दी गई कुर्बानी कभी भी जाया नहीं जाती, इसी वजह से हमें ये करना होगा। वैसे भी जंग की जो तैयारी चल रही वो बस शुरुआत है। अब से दिमित्री एक नेशनल मेरिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा जिसमें कि सिर्फ वॉर कैजुअलिटीज को ही नहीं बल्कि वो लोग जो कि हेंडरसन की तरह अपना महान कंट्रीब्यूशन इसमें दे सके उन्हें नेशनल हीरोज की तरह देखा जाएगा। जो भी हम कंपनसेट कर रहे हैं वो हमारे पैसे होंगे, पर जो 5 लाख गोल्ड हमें मिला है उससे हम जंग की तैयारी करेंगे। कायरो भी इसमें हमारी मदद करेगा। इस जंग में हमने बहुत सारी चीजें खोई हैं, पर वो जो दिमित्रिस के साथ है उन्हें ये जानना चाहिए कि हमारे लिए सबसे बड़ा घाटा दिमित्रिस के साथ मौजूद लोग हैं। हाँ जरूर हमने इस जंग को जीता है, पर दिमित्री में फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो। जीत की खुशी में हम उन लोगों को नहीं बोल सकते जिन्होंने ये जीत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। हमें लोगों की जिंदगियों पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। रोमन के इस बात का कोई भी विरोध नहीं करता और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रोमन कहता। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पर हेंडरसन की वाइफ को भी ये खबर मिलती है। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाती। हेंडरसन और क्लोई एक साधारण से खेत में काम करने वाले साधारण से कपल थे जिनका एक प्यारा सा बेटा था। कभी कभी हेंडरसन क्लोई को बताता था कि वो किसान नहीं बनना चाहता बल्कि वो एक सैनिक बनना चाहता है। हेंडरसन ने क्लोई को ये भी बताया था कि वो लॉर्ड रोमन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता है और उनके और अपने परिवार के लिए और भी ताकतवर बनना चाहता है। और ये बात सुन हेंडरसन का बेटा काफी खुश होता है। क्लोई हमेशा इस बात की फिक्र करती थी कि अगर हेंडरसन सोल्जर बना तो उसे खतरों से घिरे रहना होगा, पर हेंडरसन हमेशा खुश रहता। क्लोई इस वक्त ये सारी बातें सोच रही थी, तभी बाहर से आवाज आती है, मिस क्लोई क्या आप अंदर हैं? क्लोई को हेंडरसन के लिए नेशनल ऑनर दिया जाता है, जहाँ क्लोई पूछती है कि क्या उसके पति ने दिमित्री की कोई मदद की। क्रिस बताता है, बहुत ज्यादा। अगर हेंडरसन नहीं होता तो और भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी। साथ में ही ये वो रिवॉर्ड है जो कि नेशनल हीरोज को दिया जाता है, एक बार आप इसे देख लें। वो देख क्लोई कहती है, मुझे लगता है कि आपने मुझे कोई गलत बॉक्स दे दिया। इसके अंदर काफी ज्यादा गोल्ड है, इवन आपके जैसा नाइट भी शायद ही इतना ज्यादा गोल्ड मनी रख सकता है, तो मुझे लगता नहीं कि ये मेरा बॉक्स है। क्रिस कहता है, ये कोई गलती नहीं, हमारे लॉर्ड का कहना है कि ये हेंडरसन और उसके परिवार का अधिकार है, तो प्लीज आगे से पूरे सम्मान और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताएं। ये सुन क्लोई रोने लगती है और क्रिस उसे शांत कराने की कोशिश करता है। दिमित्री के शराब खाने लोग बातें कर रहे होते हैं कि दिमित्रिस कैसे इस वक्त 1 मिलियन गोल्ड सिर्फ कंपनसेशन में लगा रहे हैं। इस बात पर किसी को भी यकीन तो नहीं हो रहा था, पर हैरानी की बात ये थी कि टोटल कंपनसेशन 1.5 मिलियन गोल्ड का था, यानी कि 1 मिलियन गोल्ड खुद दिमित्रिस का और 5 लाख गोल्ड वो जो क्रोनोस से लिया गया। एक बंदा कहता है, क्या तुमने क्लोई के परिवार के बारे में सुना? उन्हें हेंडरसन के अचीवमेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया और नेशनल हीरो की उपाधि दी गई, साथ में दिया गया 300 गोल्ड रिवॉर्ड के रूप में। एक बंदा कहता है, एक ऐसा
सिस्टम जिसमें काम करने वाले लोगों को कंट्री की सेवा करनी और उनके परिवार की देखभाल कंट्री खुद करेगा। इवन क्रोनोस के लोगों को भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। एक बंदा अपने पिता से जाके कहता है कि मैं दिमित्री आर्मी में काम करने वाला हूँ। उसका पिता कहता है क्या बात कर रहे हो तुम बस एक साधारण से किसान हो। वो बंदा कहता है हेंडरसन भी बस एक किसान ही था। पहली बार में वो तलवार को स्विंग तक नहीं कर पाता था, पर लॉर्ड दिमित्री के गाइडेंस के अंदर रहकर वो एक महान स्वॉर्ड्समैन बना। इसका तो कोई कारण नहीं है कि मैं वैसा ही नहीं कर सकता। मैं भी हेंडरसन की तरह बनना चाहता हूँ। हर घर में यही सारी बातें चल रही थी। लोग हेंडरसन को ही एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और इस पूरे फिनोमिनन को कहा गया हेंडरसन सिंड्रोम। हेक्टर किंगडम में एडविन हेक्टर से कहता है क्या आपने दिमित्री के वॉर कॉम्पनसेशन के बारे में सुना है? हेक्टर कहता है हाँ हमने सुना है। आखिरकार दिमित्री ने क्रोनोस को हरा ही दिया। सच में रोमन दिमित्री एक असाधारण व्यक्ति। एडविन कहता है हेक्टर अब एक ऐसी लाइन पार कर चुका है जिसके बाद वो वापस नहीं आ सकता। हेक्टर कभी भी उसी आसमान के नीचे एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके नीचे क्रोनोस करता है। इसीलिए अनुमति दीजिए कि हम दिमित्रिस के साथ मिलकर और भी ज्यादा महानता को प्राप्त करें। हेक्टर कहता है इस पल से हेक्टर किंगडम तैयारी करेगा क्रोनोस के खिलाफ होने वाली अगली जंग के लिए। रेडफोर्ड किंगडम का सीन, जहाँ पर रेडफोर्ड का किंग कहता है रेडफोर्ड किंगडम लॉर्ड रोमन और दिमित्रिस के एक बहुत बड़े कर्ज में है। अगर हम उनके लिए ऐसा नहीं करेंगे तो रेडफोर्ड भी आगे चल जरूर तबाह हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखो कि इस पल से अगर दिमित्री किसी से भी जंग करती तो हम भी उसी से करेंगे। हमारी तलवारें सिर्फ उसी के लिए उठेंगी। कायरो किंगडम, अम्बर्टो एंड फ्रैंक किंगडम, इन सभी किंगडम्स की भी परिस्थिति बिल्कुल कुछ ऐसी ही थी। पहला कॉन्टिनेंटल वॉर, जिस वॉर में क्रोनोस ने पहली बार हार का स्वाद चखा और वेलहला अभी भी इन सबसे दूर शांत था। पुरानी किंगडम अलायंस पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब एक नए किंगडम अलायंस का जन्म हुआ था जिसके सदस्य दिमित्री, हेक्टर, रेडफोर्ड, कायरो, अम्बर्टो और फ्रैंक थे और जिनका यूनियन सेंटर कोई और नहीं बल्कि दिमित्री था। लगभग आधे महीने के बाद दिमित्री के प्राइवेट सोल्जर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट थी उसकी घोषणा की गई। उसमें लिखा था सिर्फ वो जो कि इस वक्त दिमित्री डोची के साथ एफिलिएटेड नहीं वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर जो एफिलिएटेड है वो कुछ कंडीशंस के बाद अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें एक एग्जाम पास करना होगा। ये पढ़कर हर कोई बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा था दिमित्री का पर्सनल सोल्जर बनने के लिए। जैसे ये खबर चारों तरफ फैली, सिर्फ दिमित्री ही नहीं बल्कि पूरा सैलमेंडर कॉन्टिनेंट इसमें अप्लाई करने के लिए आगे आने लगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेलहला की एक काफी जानी मानी क्लीव काउंट फैमिली का सीन, जहाँ एक बंदा कहता है इन सब का क्या मतलब है। सामने मौजूद वेलहला का रैंक 19 यानी कि लोगन कहता है जैसा आप देख सकते हैं ये एक रेजिग्नेशन लेटर है। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि मैं अपने आइडियल्स को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर सकता। सामने वाला बंदा रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है और कहता है बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये कैसे हो रहा कि मेरा कुत्ता मुझ पर भौंक मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। कहीं इसे दूसरी जगह से तो हड्डी नहीं मिल रही। पहले हाल्टोन फिर मार्कर और अब तुम। लोगन कहता है मैं वेलहला के किसी भी घराने में ट्रांसफर नहीं कर रहा बल्कि मैंने वेलहला के फेस्टिवल में दिमित्रिस को देखा है और उन्होंने खुद को ऐसे साबित किया है कि उनकी छवि मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। वैसे मैं सच बताऊं तो वेलहला में रोमांस की भी काफी कमी है। ये मिट्टी अब योद्धाओं के लिए नहीं रही। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या करते हैं या कौन सी शर्तें रखते हैं, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। एक योद्धा के रूप में मेरे सपने अब दिमित्रिस के साथ जुड़ रहे हैं। अभी तक आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। लोगन वहाँ से चला जाता है और दिमित्री के ही शराब खाने में अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, जहाँ कोई अम्बर्टो के एक जाने माने हाउस का नाइट था। पर जब उसने ये सुना कि हेंडरसन की फैमिली को कैसे ट्रीट किया गया तो उसे सब कुछ बिना मतलब का लगा। वहीं कायरो से भी एक बंदा आया था। एक बंदा कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे तुमने असली जंग देखी है। वैसे तुम कहाँ से हो? सामने वाला बंदा बताता है कि वो फ्रैंक से। जिस पे दूसरा बंदा पूछता है किस कारण की वजह से तुम्हें इतना दूर आना पड़ा? जिस पे वो बंदा बताता है कि जब दिमित्री के हीरो ने इस बात की घोषणा की कि वो अपने लिए प्राइवेट सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की घोषणा कर रहा है तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जल्द से जल्द यहाँ पर आके। वैसे भी मेरी इच्छा है कि आगे भी मैं एक सोर्ड के रूप में ही अपनी जिंदगी बिताऊं। तो कैसा रहेगा कि मैं उसकी सोर्ड बनूं जो कि किसी की मौत को हल्के में नहीं लेता। वही दूसरा बंदा बताता है कि मैं हेक्टर से। सच बताऊं तो मेरे भी यहाँ पर आने के कुछ ऐसे ही कारण है। उसकी नजर दूर बैठे एक शख्स पर जाती है और वो पूछता है ओए तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, बताओगे? वो बंदा कहता है मैं फ्रैंक से हूँ। वैसे तो मैं इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसी वजह से मुझसे बात मत करो। जिसपे वो टकला बंदा कहता है कम ऑन, झूठ तो मत बोलो। फ्रैंक में मौजूद जो भी लोग हैं उनके बात करने का तरीका ऐसा तो नहीं है। तुम्हारा एक्सेंट फ्रैंक की तरह नहीं लग रहा। तुम क्रोनोस एम्पायर से है ना? ये सुन बहुत सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। वही वो टकलू बंदा कहता है मैं समझता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन इस बात की पुष्टि कर रहा है कि तुम हमारे दुश्मन नेशन से हो। जिसपे वो बंदा खड़ा होता है और कहता है हाँ मैं क्रोनोस से हूँ, पर मैं क्रोनोस के साथ नहीं। मैंने बचपन से ही उनके द्वारा किए गए अन्याय को देखा है। मैं ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाया, पर एक पिता के रूप में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कभी भी अपने बच्चों को एक ऐसे देश में तो बड़ा नहीं करूंगा। ये सुन हर कोई उसकी बात से सहमत होने लगता है क्योंकि वो बंदा सिर्फ अपने परिवार को ही बचा रहा था और साथ में उन सब ने सार्थन के साथ क्या हुआ था ये भी सुना था। वो टकलू बंदा कहता है यकीन नहीं होता कि क्रोनोस एम्पायर
बार से भी लोग आए। अगर लोग ऐसे ही आते गए तो ये एग्जाम तो बड़ा टफ होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कैप्टन जोनाथन के साथ जाते हुए कहता है, क्या लगता है इस राउंड के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? जोनाथन कहता है, पिछली बार जब लोगों ने अप्लाई किया था तब यंग मास्टर रोमन ज्यादा फेमस भी नहीं थे, पर फिर भी जितनों ने अप्लाई किया था वो अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस बार 10,000 लोगों ने तो अप्लाई किया ही होगा। खैर हमें जल्द ही पता चल जाएगा क्योंकि काउंटिंग अभी चल ही रही है और मुझे पूरा यकीन है कि 1000 लोग आज भी अप्लाई करेंगे। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो यह सुनकर हैरान रह जाते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और काउंटिंग अभी चल ही रही, जो सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। और बस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो गाइस अभी इसके इतने चैप्टर्स अवेलेबल थे, आगे के चैप्टर्स भी मैं इसी पर कवर करूंगा। तो चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक के साथ बताना कि ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। बाकी तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।